दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के जनमत ने जिस प्रकार की ताकत दी है नरेंद्र मोदी को, जिस प्रकार की ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है, उस ताकत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ताकत को, एकनाथ शिंदे की ताकत को, यानी कुल जमा 12, 16, 28 और 7 35 सांसदों की ताकत से और उसके क्लच से बाहर निकलने की जो नरेंद्र मोदी की कोशिशें हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक हौसला दे दिया है। और ये हौसला मामूली हौसला नहीं है, ये 2 तरह से हौसला मिला है। और इन दोनों तरह की चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूं कि किस तरह से हौसला मिला है और किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति एकनाथ शिंदे की राजनीति की तरह पूरी तरह से खत्म की जा सकती है, उसकी बुनियाद तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई जान पड़ती है। और सिर्फ उसी की बुनियाद नहीं, बल्कि संभल में आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जरा याद कीजिए 2013 के मुजफ्फरनगर को और फिर आज के संभल को उस आईने में देखने की कोशिश करें और फिर नरेंद्र मोदी की उस ताकत को, नरेंद्र मोदी की सियासत के उस नजरिए को जरा 2002 में आनन फानन में विधानसभा भंग करके एक विषम परिस्थिति में गुजरात को चुनाव की भट्टी में झोंकने के उस रिस्क को देखने की कोशिश करें, तो वो रिस्क क्या, वो जोखिम, दरअसल वो रिस्क और जोखिम तक नहीं, दरअसल वो उस चुनाव की और नरेंद्र मोदी की सियासत के तरीके की उस मानसिकता को सार्वजनिक तौर पर पुष्ट करता हुआ दिखाई देता है, जिस मानसिकता के सहारे नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को एक ऐसी बाइनरी में, एक ऐसे नक्षत्र में ले जाने की कोशिश की है, जिस नक्षत्र में किसी भी तरह के दबाव समूह की उपस्थिति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने ये खेल कैसे किया और किस प्रकार से महाराष्ट्र का नतीजा आया और कैसे ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को भी खत्म कर रहा है और एक बार फिर विपक्ष को 2014 की स्थिति में लाकर खड़ा कर देने की बुनियाद रचता हुआ दिख रहा है। जरा मुझे संभल के आईने को देखिए, संभल की परिस्थितियों को आज के अक्ष में देखने की कोशिश कीजिए, तब पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र का जनमत आया नहीं, दूसरा टूल किट तैयार हो गया। महाराष्ट्र का जनमत, जिसे अखिलेश यादव इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग की संज्ञा दे रहे हैं और उस पर जिस प्रकार से संपूर्ण विपक्ष का रवैया दिखाई देता है, वो रवैया नरेंद्र मोदी के हौसले को, उनकी ताकत को, उनकी सत्ता को और उस सत्ता के मिजाज को और ज्यादा ताकत देता हुआ, मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस देश में कभी भी सरकार मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ सकती है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को दबाव में सरकार पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी को वक्फ बोर्ड का बिल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में जाना पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी को वो व्यवस्था पसंद नहीं है, जिस व्यवस्था के इर्द-गिर्द नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चिरौरी करनी पड़े, एकनाथ शिंदे की चिरौरी करनी पड़े। वो व्यवस्था जब नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि 240 की संख्या को 272 के आंकड़े से 32 सीटें नीचे देखने की और इन नीचे देखने की प्रवृत्ति में कभी नीतीश कुमार तो कभी नायडू तो कभी एकनाथ शिंदे और इन सब के आगे, इन सब दबाव समूहों के आगे सरकार कभी भी हाथ से फिसल सकती है। इस मानसिकता में यदि सत्ता जाती हुई दिखाई दे, तो उस सरकार के फिसलने की बुनियाद को ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए, क्यों ना मौजूदा लोकसभा को ही विसर्जित कर दिया जाए। क्योंकि जब विपक्ष इस देश में सिर्फ यही कहकर अपनी इतिश्री समझ लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है, उससे आगे की उसकी क्षमता नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहता, वो चुनाव बहिष्कार जैसी बातों को प्रमुखता से सामने लाकर इस देश में मशीनी व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहता, तो जो फायदा कथित तौर पर महाराष्ट्र में उठाया गया, क्या वो पूरे देश में नहीं उठाया जा सकता? कांग्रेस पार्टी की तो एक मानसिकता थी कि 77 में सत्ता गई तो सत्ता अपने कन्वेयर बेल्ट पर घूम करके फिर आ जाएगी, जो 80 में आ गई। 89 में सत्ता गई तो 91 में वापस आ गई। 96 में सत्ता गई तो 8 साल बाद 2004 में वापस आ गई। 2014 में सत्ता गई तो 24 में न सही तो 29 में आ जाएगी। लेकिन ये अंतराल, ये सियासत अब खत्म सी हो चली है और उस रूप में खत्म सी हो चली है जिस रूप में कांग्रेस पार्टी इस नारे को लेकर इस देश में आगे बढ़ती थी और लोगों को संतुष्ट कर लेती थी कि गांव गली से नाता है, सरकार चलाना आता है। लेकिन अब
लोगों को सरकार चलने और चलाने से ज्यादा बड़ा मुद्दा जनमत के बीच में ये दिखाई देने लगा है कि कौन किस बाइनरी पर सांप्रदायिकता की भट्टी में देश को लेकर जाता है और कौन किस बिसात के साथ सह और मात के खेल में सांप्रदायिकता को धाराशायी करने वाला मंडल लेकर आता है। महाराष्ट्र में यदि नतीजे वास्तविक हैं, निष्पक्ष हैं, तो ये राहुल गांधी के लिए चुनौती है कि जाति जनगणना का मुद्दा ओबीसी वर्ग को लुभा नहीं पाया। 29 में से 25 एससी सीटों पर जो जीत मिली है महायुति को, वो ये साबित कर रही है कि अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच संविधान बचाने का जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में दिखा था, वो मुद्दा अब उस रूप से कारगर नहीं हो रहा। और इन सब के बीच संभल की टूलकिट का आ जाना, इन सब के बीच बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ, एक है तो सेफ है के नारे के साथ, और इन दोनों नारों के साथ सुर मिलाता हुआ मोहन भागवत का बयान जो पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है, वो साफ इशारा कर रहा था कि अब देश को एक बार फिर 2001-2 के गुजरात की चुनावी बुनियाद की तरफ ले जाने की तैयारी तो नहीं है। और उस चुनावी बुनियाद के इर्द गिर्द दबाव समूह वाली सरकार को चलाने से बेहतर क्यों ना, जब विपक्ष ही बयान देकर इतिश्री कर ले रहा है और चुनाव के मुद्दे और चुनाव की पारदर्शिता के मुद्दे के ऊपर कभी चंद्रचूड़ जो पूर्व चीफ जस्टिस है उनके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, कभी मशीन पर दोषारोपण कर रहा है, लेकिन मशीनी व्यवस्था को के खात्मे की खातिर निर्णायक कदम उठाने के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों ना इस ट्रांजिशन फेज का, इस दौर का फायदा 240 के आंकड़े को 272 के पार ले जाने के लिए उठा लिया जाए। ये मिजाज अब दिल्ली में बनता जा रहा है। ये मिजाज इस रूप में बनता जा रहा है कि जब 1971 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा महज 4 महीने में भंग हो सकती है, तो इस देश की लोकसभा 8-10 महीने या 7-8 महीने में क्यों नहीं भंग हो सकती? दरअसल मौजूदा दौर में सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ निजाम ये देख रहा है कि इस देश में गर्मियों के दौर में अब जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, मई जून के महीने में बहुसंख्यक समाज के वोटों का प्रतिशत उसे लगता है कि कहीं कम ना हो जाए, उसकी चुनावी संभावनाएं 2014 से 2024 से भी ज्यादा बुरी ना हो जाए। तो एक बात तो तय है कि यदि सत्ता ने 2002 के गुजरात की तरह मध्यावधि चुनाव के लिए लोकसभा भंग करने का कदम उठाया, तो तय मानिए कि लोकसभा चुनाव की समयावधि अक्टूबर नवंबर का महीना होगा या फिर फरवरी मार्च का महीना होगा। ये समयावधि अब वो नहीं हो सकती जो मई जून हुआ करती थी, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को ये पता है कि मई जून में चुनाव होने के बाद की परिस्थितियों में यदि सत्ता उस चुनाव को उस रूप में देखने लगी जिस रूप में देखने की गलती करती थी, और कहीं वो व्यवस्था जो महाराष्ट्र में दिखाई दी है, जो सिस्टम जिसने महाराष्ट्र में पूरे माहौल को, पूरे चुनाव का चरित्र ही बदल कर रख दिया, कहीं वो चुनावी चरित्र, इलेक्टोरल कैरेक्टर बदला, तो मई जून में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शिमला ही ना बन जाए, ये बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। लेकिन उससे ज्यादा विकट परिस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को यह भी लग रहा है कि पहले तो नीतीश और नायडू से डरने की जरूरत थी। अब तो नीतीश और नायडू के साथ साथ जिन एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, तो अब तो 28 की संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच रही है और अब उनसे भी डरने की जरूरत है। ये हालात जब 35 के नंबर एक साथ इनसिक्योर जोन में, असुरक्षित जोन में पहुंचते हुए दिखाई दे, तो फिर सीधा विपक्ष का और इंडिया अलायंस का नंबर 270-75 के पार जाकर रुकता है, बहुमत के आंकड़े के पार जाकर रुकता है। और इस परिस्थिति को जितना पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझ रहे हैं। चुनाव की रणभेरी यदि बजती है, तो एक बात तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, अगले अध्यक्ष का फैसला करने से भी कुछ दिनों की मोहलत मिल जाएगी। जनगणना और जाति जनगणना कराने के पसोपेश में झूल रही सरकार को कुछ दिनों तक इस पसोपेश से मुक्ति मिल जाएगी और फिर आ जाएगा 2026 का साल कि अगर सत्ता वापस लौट गई और इस सत्ता के लिए जो बहुमत का आंकड़ा दिल्ली में वापस मिल गया, तो वो तमाम बड़े और अधूरे एजेंडे पूरे किए जा सकते हैं, जिसको लेकर एक तरफ नायडू भी चिंतित है,
तो दूसरी तरफ एमके स्टालिन भी चिंतित है और जनसंख्या नियंत्रण के बाद अब जनसंख्या बढ़ाने जैसी बात कर रहे हैं। परिसीमन इकलौता मुद्दा नहीं है, जाति गणना इकलौता मुद्दा नहीं है, रोहिणी कमीशन इकलौता मुद्दा नहीं है, भाजपा का चुनावी हिंदुत्व ही इकलौता मुद्दा नहीं है, बल्कि अब तो मुद्दे के रूप में सीधे-सीधे अमेरिका और अडानी भी खड़े हो गए हैं कि आखिर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले इस मामले ने अमेरिका में निर्णायक रुख पर पहुंचने की हद तक ये मामला जब चला जाएगा और यदि चला गया तो फिर दिल्ली में बैठा हुआ निजाम कुछ कर नहीं पाएगा। तो दिल्ली के निजाम को भी इस देश के लोगों की धारा को मोड़ने के लिए सिर्फ संभल की नहीं, बल्कि संभल से जो परिस्थितियां निर्मित करने की मंशा पाली जा रही है, उस मंशा की राजनीतिक फसल काटने के लिए भला कौन सी बुनियाद होगी? क्या सिर्फ दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे विधानसभा की के चुनाव के लिए संभल का फायदा लिया जाएगा? जी नहीं, दिल्ली में तो शाहीन बाग भी विधानसभा में बेअसर हो जाता है। विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना रिस्क नहीं ले सकती। ये रिस्क, ये पूरी की पूरी बिसात और ये पूरी बुनियाद दरअसल नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के 35 सांसदों के दबाव समूह से निकलकर उस व्यवस्था की तरफ बढ़ने की कवायद है, जिस व्यवस्था की तरफ 2014 से 2024 के 120 महीने के दरमियान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिल्कुल गुजरात मॉडल को बहुमत की के बूते, दिल्ली में बहुमत की सत्ता के बूते थोपने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की थी। चाहे वो 5 अगस्त 2019 की एक्सरसाइज हो, चाहे वो मामला दिल्ली सरकार के अधिकारों की कटौती, सुप्रीम कोर्ट से विपरीत फैसले, बावजूद अध्यादेश के माध्यम से नया फैसला, चाहे वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड को 5-6 साल तक टिका ले जाने का मामला हो, हर जगह जिस प्रकार से सत्ता ने अपनी चलाने की कोशिश की, वो अपनी चलाने के लिए जब नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे की चिरौरी करने की नौबत आ रही है और कांग्रेस पार्टी अब उस अड़ियल रवैये पर पुनर्विचार करती दिख सकती है कि सत्ता का नेतृत्व यदि वैकल्पिक सरकार बनती है तो कांग्रेस ही करेगी और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अभी सत्ता में बने रहने में दिल्ली में मिल रहा है, तो उस रुख से कांग्रेस पार्टी के पुनर्विचार करने की संभावना जब बढ़ती जा रही है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे का संकेत है कि अब तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के लिए खुला खेल फर्रुखाबादी है। खुला खेल फर्रुखाबादी है, क्योंकि अब तो एकनाथ शिंदे के पास मुख्यमंत्री पद होगा नहीं। चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली से विशेष मतलब है नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस तोहमत को अपने माथे पर नहीं लेने के लिए तैयार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी वजह से टिकी हुई है। नीतीश कुमार भी अब इस परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं कि जो खेल एकनाथ शिंदे को गुड ह्यूमर में रखकर उनसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलवाकर जो खेल उनके साथ किया गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब पहुंच गई और एकनाथ शिंदे को दूध की मक्खी की तरफ बाहर निकालकर महाराष्ट्र की सत्ता में फेंक देने की बुनियाद तैयार की गई, तो वो टूल किट जब नीतीश कुमार तक पहुंच रही है, वो परिस्थितियां जब कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जयंत चौधरी के अंदर भी सनसनी के रूप में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर या तो देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ेगा या केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को खुली छूट दे देने के लिए तैयार होने की स्थिति में अब आकर खड़ी होती दिख रही है कि मेरे पास तो 99 का आंकड़ा है, आप 173 का इंतजाम करके सरकार बना सकते हो, तो आपको खुली छूट है कि आप सरकार बनाओ। और यही बात अब नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए चुनौती बनती जा रही है और इसी चुनौती से पार पाने का एकमात्र रास्ता मध्यावधि चुनाव बचता है। मध्यावधि चुनाव की बिसात तैयार करने के लिए विपक्ष का बटा होना, महाराष्ट्र के जनमत और जनमत लाने के कथित तौर तरीके के ऊपर सांकेतिक प्रतिरोध हरियाणा से महाराष्ट्र तक दर्ज करना और इस सांकेतिक प्रतिरोध के दौर में सांकेतिक ही ये बना रहे, इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में करती हुई दिखाई दे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भला किसने सोचा था कि जिस वक्त 2002 में गुजरात विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस वक्त जहां कानून व्यवस्था को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुंह दिखाने में दिक्कत हो रही थी, उस दौर में गुजरात में भला विधानसभा को भंग कर उस पूरी बिसात का फायदा लेने के लिए सीधे सीधे
जनता के बीच जाने का फैसला और ध्रुवीकरण की बुनियाद पर राजनीतिक रोटी सेकने का फैसला, क्या ये लोगों को लग नहीं रहा था कि ये रिस्क नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लिया गया था, उस रिस्क के परिणाम क्या होने वाले हैं? और आज संभल की परिस्थितियों को देखें, मोदी, योगी, मोहन भागवत के बयान की परिस्थितियों को देखें, महाराष्ट्र के जनमत की के पीछे जो कथित कोशिशें हुई या होने की बातें सामने आ रही है, उन परिस्थितियों को मिला करके देखें, तो भला कौन सी सरकार इस स्वर्णिम अवसर का फायदा उठाने से चूकना चाहेगी? नीतीश कुमार और नायडू के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए बेहद विषम परिस्थितियां हैं। इस देश के विपक्ष और इंडिया अलायंस के लिए बेहद विषम परिस्थितियां हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए विषम परिस्थितियां हैं। और इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अगले 2-3 महीने इस देश की राजनीति में भारी उथल-पुथल भरे हो सकते हैं। बाकी आप देखते जाइए, सियासत है, सियासत का चाल चरित्र और चेहरा पल-पल में बदलता रहता है। पल में तोला, पल में मासा वाली स्थिति बनी रहती है। लेकिन इस सियासत को समझने के लिए जरा सियासत के रंग को उस रूप में देखने की कोशिश करें कि मंडल और कमंडल एक साथ होने की नौबत आई, तो उस नौबत का क्लाइमेक्स समस्तीपुर में दिखाई दिया था। जरा उस परिस्थिति को भी समझने की कोशिश करें कि जिस वक्त पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ सरकार बनाई, तो उसका भी क्लाइमेक्स किस रूप में देखने को मिला। और उन परिस्थितियों को भी देखने की कोशिश कीजिए जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती बार बार टूटी और बार बार बनी की जो स्थिति है, उसमें महत्वाकांक्षाओं की टकराहट की कितनी बड़ी भूमिका रही। और जब भूमिका महत्वाकांक्षाओं की टकराहट की हो, तो महत्वाकांक्षाओं की टकराहट के लिए रिमोट कंट्रोल तो कांग्रेस पार्टी के पास अब भी बना हुआ है। और उस रिमोट कंट्रोल को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी की मन स्थिति अब वो हो गई है कि जो चूक कांग्रेस पार्टी ने जून 2024 में की कि सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कोई चेहरा बैठेगा तो कांग्रेस का ही चेहरा बैठेगा। नतीजा ये हुआ कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार 5 महीने से चलने की नौबत आ गई। तो उस नौबत को एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी देख रही है, आपदा में अवसर की इस घड़ी के तौर पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की तिकड़ी देख रही है, तो तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं कि इन परिस्थितियों में अब आर या पार की नौबत पैदा हो जाए और ओवर कॉन्फिडेंस कहीं सत्ता गंवाने का कारण न बन जाए, तो दो में से एक रास्ता तो बचता है। नीतीश कुमार, नायडू, ये सब मिल करके, शिंदे, ये तीनों मिल करके और इन तीनों की तिकड़ी इंडिया अलायंस के साथ मिल करके राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिए वैकल्पिक सरकार बना दे, वो बेहतर परिस्थिति है, या चुनाव लड़कर जीत जाए वो बेहतर परिस्थिति, या लड़कर शहीद हो जाए राजनीतिक तौर पर वो बेहतर परिस्थिति है। ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आप संभल को देख रहे हैं, संभल की घटना को देख रहे हैं। संभल संभलने का मौका विपक्ष को कितना देगा, इसको लेकर विपक्ष अभी से बहुत कम गंभीर दिखता है। उसकी गंभीरता उस रूप में नहीं दिखाई देती कि संभल के पीछे की राजनीति कितनी बड़ी राजनीति है। उन बयानों के आईने में, जो जिस बयान पर अजीत पवार को भी आपत्ति है, जिस बयान पर गोपीनाथ मुंडे की बेटी को भी आपत्ति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आपत्ति नहीं है, बल्कि उसे तो खुला समर्थन हासिल है। और इस समर्थन के आईने में हिंदुस्तान के अगले 3-4 महीने की सियासत किसी एक की राजनीति तो खत्म करेगी। या तो नीतीश कुमार, शिंदे, नायडू की राजनीति खत्म करेगी, या नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म करेगी। हालात उसी दिशा में जा रहे हैं। देखते जाइए इस हालात में किस तरह की सियासत आने वाले वक्त में होती हुई दिखाई देती है। ध्यान रखिए, 3 महीने राजनीतिक तौर पर बड़े उथल-पुथल वाले हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का धैर्य जवाब दे रहा है। कांग्रेस अब पुराने स्टांस से, पुराने पॉलिटिकल रुख से झुकती हुई नजर आएगी। आनी शुरू भी हो गई है। अब वेणुगोपाल वाला खेल, वेणुगोपाल के वर्चस्व वाला दौर कांग्रेस पार्टी में खत्म होने को है और अब प्रैक्टिकल राजनीति, व्यावहारिक राजनीति की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए कभी चौधरी चरण सिंह भी ढूंढना पड़ता है, कभी चंद्रशेखर भी ढूंढना पड़ता है, तो कभी देवेगौड़ा और गुजराल भी ढूंढना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों को कांग्रेस पार्टी अब आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि सह और मात के बिसात पर नीतीश कुमार के सामने अगला चेहरा कौन? क्या शरद पवार, क्या नीतीश कुमार, क्या चंद्रबाबू नायडू?
और इन सब के साथ एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या हो। देखते जाइए, इन्हीं भूमिकाओं के बीच हिंदुस्तान की सियासत नए रूप में तय होनी है, क्योंकि महाराष्ट्र ने एक तरफ नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान की है, तो दूसरी तरफ उनकी सत्ता की स्थिरता के लिए एक विषम परिस्थितियां और उनके सहयोगियों के कान खड़े कर देने की एक ऐसी दुरूह परिस्थिति का निर्माण कर दिया है, जिस दुरूह परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है। बीजेपी के सामने हो या ना हो, बीजेपी के शीर्ष पर बैठी गुजरात लॉबी के सामने तो निश्चित तौर पर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।